यह कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के एक जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नाम के दो कपल को रोप क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे उसके सामने गंदे पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हैली को जल्दी से ऊपर आने के लिए इशारा करता है। अब हम हैली को देखते हैं जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वह हवा में लटक जाती है और खुद को संभालते हुए वह एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जहां वह एक बार मदद के लिए रिची को पुकारती है, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और वह परेशान हो जाती है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और इसकी नजर रिची पर जाती है जिसे उठाकर कोई नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसे कोई जोरों से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन जल्दी से वह रस्सी को काटते हुए खुद को बचा लेती है, लेकिन वह संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहाँ वह रिची के लाश को देखती है जिसे देखकर वो जोर से रोने लगती है। इसी दौरान उसे पास के झाड़ियों से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने कार की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर नुकीली तार में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है और वह कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें उस इलाके में हो रहे कुछ वारदातों को दिखाया जाता है, जहां एक के बाद एक उस इलाके में कई गाड़ियों के लापता होने की बातें होती है, यहाँ तक कि लोग इस इलाके में एक शैतान को भी देखने का दावा करते हैं। अब हम फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं, जहां हम कैरिस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। सफर के दौरान वह एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे ना बढ़ता देख वह खुद को जाम में फंसता हुआ पाता है। अब वह गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है और उसके ड्राइवर से जाम लगने की वजह को पूछता है। वह ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और इस जाम को क्लियर होने में 2-3 घंटे का वक्त और लगेगा। यह सुनकर कैरिस बहुत ही निराश हो जाता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसता हुआ देखकर अपनी कार को वापस घुमा लेता है, जहां वह अपने लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन नेटवर्क अच्छी ना होने की वजह से फोन बीच में ही कट जाता है। अब फोन की तलाश में इसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती है, लेकिन वह उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ता जाता है और फाइनली गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसकी नज़र स्टेशन के मालिक पर पड़ती है जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और गाड़ी से उतरकर कंपनी को फोन से खबर करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होती है जिसकी वजह से उसकी बात कंपनी वालों से नहीं हो पाती है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और बिल्कुल खामोश ही रहता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पास में लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वह उसे उस रास्ते से जाने के लिए सलाह दे देता है और वह अपनी गाड़ी लेके उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है, जहां वह एक घने जंगल से होकर गुजरते हुए 2 मुहे रास्ते तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है और वह कुछ सोचते हुए अपनी गाड़ी उसी रास्ते की तरफ घुमा लेता है। उस रास्ते पर चलने के दौरान उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है, जिसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी बीच सड़क पर लगे एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक भयंकर एक्सीडेंट होता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब उस गाड़ी का मालिक शोर सुनकर अपनी गाड़ी के पास आता है, जहां वह कैरिस का हाल पूछते हैं। इस पर कैरिस खुद को संभालते हुए उनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम भरपाई करने की बात करता है और साथ ही बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां पर फ्रांसिन बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी और जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक टायर बुरी तरह से फट गया है। इनमें से उनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने की बात करती है। इस पर कैरिस उसे मना कर देता है। वह कहता है कि वहाँ की फोन ऑलरेडी डेड है। इसके बाद वो सब पैदल ही चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ी की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। उस रास्ते पर चलने के दौरान उस सड़क पर पड़े हुए एक नेवले पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कोई तेज धार वाली हथियार से काट डाला हो और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें गाड़ियों के कुछ टायर जलते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर उन लोगों को खतरे का अंदेशा होता है। इसीलिए वो सब जल्दी से आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है, जिसे देखने के लिए इवान उस झाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन फ्रांसिन इवान को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे खोजने के लिए वो भी जंगल की तरफ बढ़ जाती है, जहां चलते चलते उसकी नज़र इवान के एक जूते पर पड़ती है। वो जैसे ही उस जूते के नजदीक पहुंचती है तो उसे वहां इवान के कटे हुए कान नजर आते हैं। वो इसे देखकर रोने लग जाती है और तभी कोई शख्स उस पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं हम उन चारों दोस्तों को देखते हैं जो कि मस्ती मजाक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए उन लोगों की नज़र एक घर पर जाती है। वहाँ कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए वो लोग घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
लेकिन बहुत ही जल्द उन लोगों को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। अब वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की सफाई सालों से नहीं की गई है। घर की तलाशी लेते समय उन लोगों को घर में बहुत ही सारी गाड़ियों की चाबी दिखाई देती है। वो लोग जैसे ही फ्रिज को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस फ्रिज में इंसानों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ जैसे ही कभी कमरे में कटीली तार दिखाई देती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का ये हाल हुआ था। ये सब देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और घर से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके घर के बाहर कोई शोर सुनाई देता है। जब कैरिस खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उनके घर की तरफ एक कार आ रहा है। इसीलिए वो चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन घर का दरवाजा भी लॉक्ड होता है। इसीलिए वो लोग उस घर में ही छुप जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम घर के अंदर वही शैतान को अंदर आते हुए देखते हैं जो कि फ्रांसिन की लाश को जमीन पर पटक देता है और हमारी नजर वहाँ छुपे हुए कैरिस और जेसी पर जाती है जो कि फ्रांसिन की लाश देखकर बहुत ही डर जाती है। और वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोर लोगों को देखते हैं। वो लोग फ्रांसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और कोई तेज धार वाली हथियार से उस लाश के टुकड़े करने लगते हैं। यह खूनी मंजर देखकर जैसे ही कार्ली चिल्लाने लगती है तो स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चिल्लाने से रोक देता है। और कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ सब लोग मौका पाकर दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और तभी उनमें से एक आदमखोर की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सब लोग घर की बाहर की तरफ भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो आदमखोर उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और कैरिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमखोर इन पर गोली चला देता है और वह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और अब स्कॉट उनकी ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एक तीर उसके सीने में आकर लगती है और उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और इन सबको वो ट्रक वहीं पर छोड़ना पड़ता है और वो लोग पैदल ही जंगल से भागते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर उनको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो लोग थककर आराम करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं, जहाँ पर कार्ली को ऊपर कुछ नजर आता है। जैसे ही वो लोग पलटकर देखते हैं तो उनके सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग उस वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर किसी को ना पाकर ये बहुत ही निराश हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलती है, जिसकी मदद से वह कैरिस की मरहम पट्टी करने लगता है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसे ऑन कर वह किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वह खिड़की से नीचे की तरफ देखता है तो उसे नीचे वही तीनों आदमखोर घूमते हुए नजर आते हैं। और कुछ देर बाद वो तीनों आदमखोर उस वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं। उन लोगों को ऊपर आता देखकर कैरिस वॉच टावर के जितने भी सामान होते हैं वो एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है और एंट्री गेट को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए कुछ देर बाद वो तीनों आदमखोर वहां से वापस चले जाते हैं और तभी रेडियो पर अचानक दूसरी तरफ से आवाजें आने लगती है। इसीलिए कैरिस उनको अपना लोकेशन बताती है और तभी उनमें से एक आदमखोर उनकी रेडियो की तार तोड़ देता है। इसके बाद वो आदमखोर उस वॉच टावर को आग लगा देते हैं। वो लोग खुद को जलता हुआ देखकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कैरिस की नजर वॉच टावर से सटे हुए पेड़ों पर जाती है और वो लोग उस पेड़ पर कूदने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए वो आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और वो आदमखोर भी उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। इन लोगों को ऊपर आता देखकर वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। ऐसा करने के दौरान उनमें से एक आदमखोर कार्ली के बहुत ही नजदीक पहुंच जाती है और मौका पाकर वो उन पर हमला कर देती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है। इसी दौरान उसे पीछे की तरफ से एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक पुलिस की जीप थी। और जैसे ही पुलिस गाड़ी से बाहर निकलता है उसी समय एक तीर आकर उसकी आंखों में लग जाता है, जिससे कि उस पुलिस वाले की फौरन ही डेथ हो जाती है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कि कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाने के लिए उसी कार के नीचे छुप जाता है। अब वो आदमखोर उसे ढूंढने के लिए गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ न पाते हुए वो काफी हैरान हो जाता है। अब हमें इस घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन आदमखोरों ने जैसी को बांध कर रखा हुआ है। जैसे ही वो आदमखोर जैसी को मारने लगता है तभी उस घर के तरफ एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देता है और वो आदमखोर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, इस पर कैरिस उस पर हमला करते हुए उसे कुचल डालता है और आखिरी बचे हुए शैतान को पास ही पड़ी एक नोकीली चीज से उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। और अब कैरिस जैसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक शैतान उस पर वापस से हमला कर देता है। अब जैसी कैरिस को मरता हुआ देखकर पास ही पड़ी एक नोकीली तीर से उस दरिंदे को मार देती है और अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं।
लेकिन इसी बीच कैरिस की नज़र उस पुलिस की गाड़ी पर जाती है जहाँ पर फ्यूल के कुछ टैंक रखे हुए होते हैं और उस फ्यूल टैंक को निशाना बनाते हुए कैरिस उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। और अब हम उन दोनों को एक कार में बैठकर उसी गैस स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ से वो लोग आए थे, और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर उस गैस स्टेशन का मालिक अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेता है और कैरिस वहाँ पर लगे हुए उस मैप को फाड़ कर वहाँ से चल देता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।